ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ हम हर एक चीज के बारे में जान सकते हैं। स्पेस टाइम स्केल सब मिले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे वर्चुअल सैंडबॉक्स पे तुम्हारा स्वागत है। नेम गैरिक। हाय। गैरिक हमारी टेक्नोलॉजी और रिसर्च की हेड है। देखने में ये ऐसा नहीं लगता। गॉड डैम, तुम्हें देखकर फिर से अच्छा लगा। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। फिक्र मत करो, ये सब बस और अजीब होते जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। मेरे पीछे आओ। यहाँ रुकिए प्लीज। अच्छा। ये तो वही है जो पुलिस स्टेशन में था। पैथरिस्ट, ये और ट्रेडवे एक समय में दोस्त हुआ करते थे। सदियों जंग और शांति, ये दोनों एक साथ ह्यूमन हिस्ट्री के बड़े से बड़े पल में साथ खड़े हैं। फिर पैथरिस्ट ने वफादारी खो दी। पिछले 300 साल से वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वो पुनर्जन्म को किसी तरह से रोकना चाहता था। वो इन सब को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने ये बनाया। ये अंडा जो कि इस धरती के हर प्राणी को खत्म करने के लिए बना है। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। अगर कोई जिंदा चीज ही नहीं बचेगी तो फिर पुनर्जन्म का मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो जिंदगी की बुनियाद पर हमला करते हैं, डीएनए, जिससे कि हर जड़ खत्म हो जाती है। हर पौधा, हर जानवर, हर इंसान। जैसे किसी कंप्यूटर को बंद कर दिया हो, हर प्रोग्राम फ्रीज होगा। उसी वक्त वो उसे बंद कर देगा। 7 बिलियन लोग उसके साथ जाएंगे। वो जितनों को मारेगा, काम उतना ही जल्दी होगा। हे भगवान, ये साला तो सब असली लग रहा था अभी। वाह, तो ये तुम्हारी जंग वाली बात मजाक नहीं थी? हाँ, बस इंसानियत का सुधार। कभी कभी लगता है जैसे मंदिर में जाके पूजा कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी तुम उसे नाली में फेंका थे। उसे मत छूना। ठीक है, ठीक है। मैंने इस तरीके का हथियार पहले कभी नहीं देखा। हम रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड डीथ्रोनर हैं। एक डीथ्रोनर? मतलब यार, इन सब का मतलब क्या होता है यार? हाँ? देखो, तुम इन्फिनिट को नहीं मार सकते, शरीर तो खत्म कर सकते हो। और फिर उनका पूर्ण जन्म हो जाता है। हाँ? अगर मैं इसे तुम्हारे दिमाग में लगाऊं तो ये तुम्हारी समझ को खींच निकालेगी और तुम्हारी आत्मा सीधा इस चिप में। तुम्हारी आत्मा डिस्क में आती है और सब खत्म हो जाता है। हमारे 200 से ज्यादा भाई बहन खो चुके हैं इस डिजिटल पैगेटोरी में। अगर कभी इसका सामना हो तो मेरी एडवाइस है, खुद को ओल्ड फैशन में मार देना। One thing I wanted to say is
ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही।
ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं, अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं, अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। At last, the train finally where they belong. Let's break over the homes of poor people. Oh, it's you, Stan. What kind of favor? I abused my CIA power to make that superstorm. You made this storm? Lives were destroyed. Now kiss, you two lovebirds. Put some mustard on it. Aren't you straight? Yes. But I'm terrified of these people. They can control. This is an alert. This is a deliberate targeting of buildings with absolutely nothing happening around them. The trees are fine, absolutely fine. But how do the trees stay if the fire being so intense it lets the fire? How do the trees not get burned if this is a fire? This is not how, Zara. The forest fire. All the land, aluminum particles in the buildings and soil after years are out. Years of chemical trials overhead, not to mention India, it will be a prosperous country with happy people who will have no need for honor, will be able to find a good and faithful follower and be put down by the Arabs, the most worthy of all humankind, who will have the highest
will show you. This is La Palma, one of the Canary Islands, a paradise for sun-loving tourists. For us, the island holds quite another fascination, the Cumbre Vieja volcano. The brittle western slope of the volcano is covered in clefts and fissures where water has collected. And now for the interesting part. By placing several bombs in carefully calculated spots, we can use thermonuclear explosions to heat that water so that it will evaporate instantaneously. If you had paid attention in your physics classes, you would know that such a sudden evaporation of water would create sufficient pressure to shatter the volcano's brittle slope and send it crashing into the sea. Can you guess what comes next? That's right, a tsunami. Waves 200 meters high will charge across the Atlantic with the speed of an airplane. The tsunami will sweep across the east coast of the United States. New York will disappear in an apocalyptic flood, taking with it the self-proclaimed rulers of the world who are currently squabbling in blind incompetence at the UN headquarters. The resulting vacuum of power will be filled by our followers, some of whom have been biding their time in key positions for decades. They will take control and lead humankind to a new golden age. और आप देख रहे हैं मैजिक पोशन, मैजिक मटेरियल, वंडर मटेरियल के बारे में आपको मैं एक सीरीज चला रहा हूं। उसमें मैं आपको ग्रेफीन के बारे में बता रहा हूं। कार्बन की एक लेयर है, ग्रेफीन ऑक्साइड उसको बोला जाता है। ये सारी जो लिक्विड फॉर्म है उसको ग्रेफीन ऑक्साइड बोला जाता है। वैसे एक लेयर जो होती है कार्बन की वो लिक्विड में नहीं होती है, इसलिए उसको सिर्फ ग्रेफीन कहा जाता है। जो लिक्विड फॉर्म है उसको ग्रेफीन ऑक्साइड कहा जाता है। ग्रेफीन ऑक्साइड इसलिए मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि मेन मकसद इनका इस लिक्विड फॉर्म को हमारे जिस्मों के अंदर इंस्टॉल करना है ताकि हम बगावत ना कर सकें। अब ये कैसे होगा, ये हमारे अंदर कैसे जाएगी सारी चीज, ये क्या करना चाहते हैं, उसका मकसद क्या है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं कि इससे होगा क्या। अगर ये हमारे जिस्म में चला जाता है तो इससे होगा क्या। इससे पहले क्या होगा कि मैंने ब्लैक गू के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था। ब्लैक गू और ग्रेफीन और ये जितनी भी चीजें हैं, इसमें एक और मटेरियल है वो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं। उसका नाम है फेरोफ्लूइड। फेरोफ्लूइड जो है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि आप कह सकते हैं कि उसके अंदर आयरन या उसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं कि वो रिएक्ट करता है मैग्नेट के साथ। और वो कैसे रिएक्ट करता है वो वीडियो में अभी आपको दिखाता हूं क्लिप। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्लिप में बताया यह जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, जो ये काली सी चीज है जिसको फेरोफ्लूइड का नाम दिया जाता है, जो कि ग्रेफीन जैसी एक काली सी चीज है, ब्लैक गू, इसको ब्लैक गोल्ड कहें, चाहे कोई भी आप चीज इसको कह दें, ये जो ब्लैक गू है बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है मेडिसिन के अंदर।
And if we, That good? yeah, that's perfect. If we take the magnet and drop it inside, no great surprise, it's simply going to sink to the bottom. Sure. Now, here's our thing. This might get a little bit messy. Watch out. Woo! Okay. If I take this super strong magnet and pull it away, Okay. and put it underneath, Whoa! penny will float to the top. Yeah, immediately. Immediately. And if I take it away from the magnet, the penny sinks. Wow. I bring it down to the ferrofluid. And penny so floats that's to just the the top. force? The ferrofluid is actually, I can have you feel it. I'm going to put this magnet back under the plate, and I want you to reach in with your gloves and touch that clump of ferrofluid. What does it feel like? Describe it. Oh, gel. It feels like a hard, gooey gel, and I can't grab it off here even though I want to. Density of the Yeah. material has changed in the presence of a magnetic field, and this is one way that recyclers can actually separate non-magnetic or non-ferrous metals Wow. from magnetic metals. That is so neat. And yeah, you can't, I'm trying to even separate it, crazy, and it won't work. it feels like jello. Yep. It's really weird. But if we do take the magnet away, I'll try not to splash, it goes right back to a liquid. Wow, that is really neat. So then this almost, in theory, can be reused as well. The actual... It can, yes, absolutely. Yeah. Wow. There's even some talk of using this sort of nanotechnology to target drugs. So if we attach a specific drug to the nanoparticles here, we could put it in an entire body and it would all be dilute. But if we target an organ with a strong magnetic field, we can actually cause all of the drugs to go to that one location. So in theory, if you needed maybe a heart medicine that you didn't want going elsewhere, In theory, yes. there could be a magnet used so that we could... You could target that stuff using the tiny nanoparticles, and then take the field away. It disperses throughout the body, and you're fine. So it's something people are working on. जी तो जीजो अभी जो आपने क्लिप देखा इसमें साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे थे कि इस फ्लूइड को इस्तेमाल किया जा सकता है हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के लिए। इंसान की बॉडी के अंदर अगर ये चला जाता है, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म है, तो इंसान के अंदर ये रच बस जाएगा, उसकी पूरी बॉडी में ये फैला रहेगा। लेकिन अगर आप इसको एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंसान को मैग्नेट के पास लेके जाना होगा, या जहां पर भी मैग्नेट होगा ये चीज एक्टिवेट होगी। और इनका कहना यह है कि इस नैनो टेक्नोलॉजी को ये बीमारियों के लिए इस्तेमाल करेंगे कि जो बीमारियां जो हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाए और उनको ऑपरेशन करके अगर निकालना है या कुछ भी उसका करना है तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। अब ये सारे हरे बाग ये आपको जो दिखा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मूवी आई थी जिसका नाम था फोर्ट्रेस। उस फोर्ट्रेस मूवी के अंदर एक सीन था, अगर मैं वो आपको दिखा सकूं, अगर ना हुआ इस वीडियो के अंदर तो आपने समझ लेना है कि उसको मैंने रिमूव कर दिया कॉपीराइट की वजह से। लेकिन अगर आपको वो सीन नजर आ रहा है तो दैट मीन्स के कॉपीराइट नहीं आया था। इस सीन के अंदर आप कुछ कैदी होते हैं, इस मूवी के अंदर दिखाया गया था कि कुछ कैदी होते हैं, उनको कुछ ऐसे कैप्सूल्स या कुछ ऐसी चीजें उनको खिला दी जाती हैं जो उनके पेट में जाकर मौजूद रहती हैं। और जब भी कोई कैदी इनके खिलाफ भागने की कोशिश करता है कैद में से, तो वो वहां से सिर्फ एक बटन दबाते हैं और वो मशीन अंदर से एक्टिवेट हो जाती है, वो कैप्सूल एक्टिवेट हो जाता है और उनका जो पेट है वो फट जाता है। और उसको फटने से उस शख्स की वहां पर ही मौत हो जाती है जो भी बगावत करना चाहता है। तो मेन मकसद इस टेक्नोलॉजी का आपके अंदर डालने का यही है। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं लेडी गागा फेम वीडियो एड प्रिडिक्टेड द फ्यूचर। अजीजो, ग्राफीन ऑक्साइड पर बनाई गई हमारी सीरीज का ये छठा पार्ट है जिसके अंदर आज हम मजीद बारीकी से ग्राफीन के बारे में जानेंगे कि कैसे फ्यूचर के अंदर एलीट्स का प्लान है कि इंसान को, ह्यूमन बीइंग को एक चलती फिरती बैटरी में तब्दील करना है। इसको फेरोफ्लूइड भी कहा जाता है, ग्राफीन भी कहा जाता है, वंडर मटेरियल भी कहा जा रहा है, आजकल मैजिक मटेरियल भी इसको कहा जा रहा है। आप ये वीडियो क्लिप देखें, इसमें क्या हो रहा है इस पर बात करते हैं।
जी तो जीजो, अभी जो आपने क्लिप देखा है सेम इसी तरह का कुछ लेडी गागा ने अपने परफ्यूम फेम की प्रमोशनल वीडियो में दिखाया था। आप ये क्लिप देखें जिसमें लेडी गागा ब्लैक गू मैजिक मटेरियल वंडर मटेरियल में लिपटी हुई कैसे इसको दिखा रही है। जस्ट इमेजिन, एक पल के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसको इमेजिन करके देखिए कि अगर ये मटेरियल किसी तरह से हमारे अंदर डाल दिया जाए और कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे तो हमें कैसा लगेगा। अक्सर ये भी सोचा जाता है कि ग्राफीन अगर इंसानी बॉडी में चला जाए तो उसका क्या नुकसान होगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, और कुछ लोगों ने तो ऐसी वीडियोस भी बना दी है कि शायद ग्राफीन जो है वो इंसानी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अगर इतना ये नुकसानदेह होता तो आज राइस यूनिवर्सिटी खाने पीने वाली चीजों के ऊपर ग्राफीन जो है उसको प्रिंट करके बेचने की कोशिश ना कर रही होती। इसके अलावा पानी जो है वो कार्बोनेटेड इस तरह का ना बन रहा होता ग्राफीन वाला, और बहुत सारी चीजें जिनमें ग्राफीन इस्तेमाल हो रही है। इवन के इलाज के लिए, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, खासतौर से ट्यूमर के इलाज के लिए ग्राफीन जो है उसको बहुत कारामद जो है वो जाना जा रहा है, इसको माना जा रहा है, इसको मैजिक मटेरियल, इसको खासतौर से मिरेकल भी कहा जा रहा है, मिरेकल मटेरियल भी कहा जा रहा है इसको, कि ये तो जी मौजजाती किस्म का एक मटेरियल इनको मिल गया है। और ग्राफीन क्योंकि पानी में आसानी से घुल जाता है, और साइंस के मुताबिक साइंस कहती है कि जनाब इंसानी जिस्म में 60% पानी होता है, तो मेरे ख्याल से ग्राफीन पानी में आसानी से घुल मिल सकती है। तो आप एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अगर कोई इस मैग्नेट की तरह आपको कंट्रोल करे तो आपको कैसा लगेगा। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके पीछे कोई एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट लेकर पीछे आपके भाग रहा होगा ताकि आपको कंट्रोल कर सके। मैं यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि इसके लिए एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले टावर की जरूरत पड़े, जैसे आजकल इंटरनेट की अगली जनरेशन आने वाली है जो पहले से बहुत ज्यादा तेज इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। जैसे लूसीफर सीरीज के आखिरी पार्ट के ट्रेलर में लूसीफर का तख्त दिखाया गया था जो हूबहू 5G टावर जैसा दिखाया जाता है, और यह कहा जाता है कि यह लूसीफर यानी शैतान का तख्त है, और जहां वो तख्त होता है, जिस जगह पर लूसीफर का राज होता है, वो सारी की सारी जगह ग्राफीन जैसी दिखाई गई है, ग्रेफाइट जैसी दिखाई गई है, कि जैसे लूसीफर खुद ग्राफीन जो है वो बनाता हो। और ट्रेलर के एंड में लूसीफर अपनी महबूबा के साथ कार्टून बन जाता है, यानी वो मेटावर्स में चला जाता है। यहां से पता चलता है कि ये लोग कई सालों से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, प्रीडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, कि जो कुछ होने वाला होता है उससे पहले हमें तैयार कर देते हैं, जैसा हॉलीवुड हमेशा से ऐसा ही करता आया है। और अब अगला इनका प्लान है मेटावर्स, यानी कि एक ऐसा यूनिवर्स बनाना, एक ऐसी दुनिया तख्लीक करना, एक ऐसी दुनिया बनाना जिसका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है, जिसका वर्चुअल रियलिटी से लेना देना है, और इंटरनेट की दुनिया में इंसान को उसके साथ जोड़ देना, और खास तौर से इंटरनेट के साथ हमेशा तक कनेक्ट रखने के लिए, जो कि 5G जो टेक्नोलॉजी उसमें सब कुछ होगा, यानी कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग उसको कहा जा रहा है, यानी कि हर एक चीज इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, इवन कि इंसान भी। तो इंसान को इंटरनेट के साथ हमेशा के लिए कनेक्ट करने के लिए इंसान को एक चलती फिरती बैटरी में तब्दील करना है। और आप देख रहे हैं टॉप 5 आर्टिस्ट हु सोल्ड देयर सोल टू द डेविल। जिस किसी का भी नाक बहने लगता है, साइंस उसे नज़ला जुकाम की बीमारी कह देती है। जिस किसी को भी आवाजें सुनाई और चीजें जैसे साए दिखाई देते हैं जो दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देती आवाजें और ना ही दिखाई देते हैं साए, साइंस उसे हेलोसिनेशंस की बीमारी का नाम दे देती है। इसी तरह कुछ लोग कभी कुछ बन जाते हैं और कभी कुछ, एक ही पल में अच्छे और एक ही पल में बुरे बन जाते हैं, लोगों को मारने लग जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि तुम हमें क्यों मार रहे थे तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब मारा। जो कुछ वो करते हैं उन्हें वो याद ही नहीं रहता और ना ही उस पर उनका कोई कंट्रोल रहता है। साइंस इसे अल्टर ईगोज, स्प्लिट पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी का नाम दे देती है। लेकिन क्या सारे फेमस सेलिब्रिटीज को एक ही बीमारी हो सकती है?
आज की वीडियो में हम 5 ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने अपनी रूह शैतान को बेच दी और उन्होंने बदले में शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ। ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से इन 5 सेलिब्रिटीज के बयान ही आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या इनको कोई बीमारी है या इनके साथ कोई रूहानी मसला है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटनी स्पीयर्स की, जिसे सारी दुनिया जानती है। इंटरव्यू के दौरान ब्रिटनी किसी चीज को देखकर उसे हेलो कहने लग जाती है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग ब्रिटनी कहकर हौसला रखने के लिए या मजबूत होने के लिए कहती है और फिर रोने लग जाती है। ब्रिटनी स्पीयर्स की अल्टर ईगो का नाम मोनालिसा है और ब्रिटनी इस पर एक पूरा गाना भी बना चुकी है। इस गाने में ब्रिटनी कह रही है कि मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। ये मोनालिसा की कहानी है जिसे सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब मैं उसे उसके मंत्र से आजाद करना चाह रही हूँ या आजाद कर रही हूँ। कोई भी ब्रिटनी स्पीयर्स की अल्टर ईगो के बारे में नहीं जानता था। ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपना करियर आगाज किया 1998 में, जब हिट मी बेबी वन मोर टाइम इसका गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद 2005 में ब्रिटनी ने यह गाना बनाकर सबको अपनी अल्टर ईगो मोनालिसा के बारे में बताया था। तो अगर कोई मोनालिसा को जानता ही नहीं था तो गाने के मुताबिक सब उसे अच्छी तरह से कैसे जानते थे। मतलब साफ है, ब्रिटनी उस बदरूह को अपनी कामयाबी का क्रेडिट दे रही है, जिसकी वजह से दुनिया को ब्रिटनी के बारे में पता चला था। ये आर्टिस्ट जो अपनी रूह शैतान को बेच देते हैं, ये अपने जिस्मों को शैतानी बदरूहों के कंट्रोल में दे देते हैं और ये बदरूहें इनके लिए परफॉर्म करती हैं, गाने लिखती हैं, लिरिक्स लिखती हैं, म्यूजिक बनाती हैं और इस तरह की चीजें करती हैं। और इसका मकसद एक ही होता है, इनके आका शैतान की बादशाहत को इस दुनिया पर लागू करना। इस बात को आगे चलकर जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आपको ये चीज साफ जाहिर हो जाएगी, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बियोंसी नॉलेज की। बियोंसी हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की मलका मानी जाती है, लेकिन बियोंसी की भी एक अल्टर ईगो है जिसे बियोंसी साशा फियर्स के नाम से पुकारती है। इस इंटरव्यू में बियोंसी साशा के बारे में बताते हुए कह रही है कि वो खुद बहुत शर्मीली है, यानी कि वो स्टेज को फेस नहीं कर सकती और ना ही स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर सकती है, और जो कुछ भी स्टेज पर करते हुए इसे दुनिया देखती है, बियोंसी ये सब कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए इसका कहना है कि स्टेज पर बियोंसी नहीं बल्कि साशा होती है। और बियोंसी का कहना है कि पहली दफा जब साशा इस पर आई थी तो इसने ऐसा महसूस किया जैसे कोई चीज इसके अंदर घुस गई हो। आप ये क्लिप देखें। I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. She can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong, and before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night. I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night. आपने देखा बियोंसी के मुताबिक कोई चीज इसके अंदर आई थी। इसका साफ मतलब है कि बियोंसी स्टेज पर पोजेस्ड हो जाती है और वो बदरू जिसे ये साशा कहती है वो इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल हासिल कर लेती है। इसके बाद हम बात करेंगे कैरी मिनाटी की। कैरी मिनाटी इस वक्त पूरे इंडिया में नंबर 1 यूट्यूबर माना जाता है और इसके पीछे सिर्फ इसके टैलेंट का हाथ नहीं है, इसके पास भी एक बदरू है जिसे ये मोहित के नाम से बुलाता है। आपने कैरी मिनाटी की कई वीडियोस के अंदर इस नाम को जरूर सुना होगा। मैंने कैरी मिनाटी को उस वक्त एक्सपोज करके आपको बताया था जिस वक्त ये इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर भी नहीं बना था और कोई भी खास लोग इसको नहीं जानते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने इस पर और भी कई वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखना, आपको समझने में आसानी हो जाएगी
कि असल में कैरी मिनाटी है क्या। अगर मेरी बात का उस वक्त लोग यकीन कर लेते तो आज उनको शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती, और आज YouTube के ऊपर कैरी मिनाटी नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि इसके साथ भी एक अल्टर ईगो है जिसका नाम इसने मोहित रखा हुआ है। आप ये पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। मोहित कौन है? अजय अपनी वीडियोस में मोहित का नाम लाजमी लेता है। एक इंटरव्यू में जब इससे पूछा गया कि मोहित कौन है तो अजय का कहना था कि मेरा और मोहित का साथ ऐसा है जैसे विक्रम और बेताल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोहित कौन है भाई? उससे गाने चलवा या उसे नचवा, हमें बता भाई ये है कौन मोहित? अब ऐसा है, मैं एक बार मंदिर गया था, है ना, तो हुआ ये, मैं ऐसी हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, एकदम से मेरे को किसी ने पीछे से धप्पा किया, है ना। फिर उस टाइम से वो था मोहित। हमारा ऐसे विक्रम बेताल वाला सीन है एक तरह से। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। सारे घर के काम भी करवाता है, अभी भी है वो, अभी भी है वो, अभी भी है वो, दूध भी दिलवाता है, सब कुछ करवाता है, वो सारे काम करता है। अभी का है मोहित? का है साइड में बैठा, साइड में बैठा है, वो कोने में बैठा। अच्छा ये मोहित भाई। जो दोस्त नहीं जानते मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि विक्रम एक राजा था और बेताल एक जिन था। कैरी ने अभी कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने शैतान को अपनी रूह बेचने वाला सीन बनाया था। मैंने उस वीडियो को भी एक्सपोज करके आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कैरी मिनाटी आज YouTube पर, खास तौर से इंडिया के अंदर, नंबर 1 यूट्यूबर ऐसे ही नहीं बन गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमिनेम की। एमिनेम की भी एक अल्टर ईगो है जिसे ये स्लिम शेडी के नाम से पुकारता है। आपको एमिनेम के कई गानों में स्लिम शेडी का नाम सुनने को जरूर मिलेगा। स्लिम शेडी उस डीमन का नाम है जिससे एमिनेम अक्सर भागता रहता है। इसकी म्यूजिक वीडियोस में हमेशा कोई ना कोई शैतान इसका पीछा करता रहता है। और हर दूसरी सेलिब्रिटी की तरह एमिनेम भी अपनी अल्टर ईगो को क्रेडिट देने के लिए इसके ऊपर एक स्पेशल सॉन्ग भी बना चुका है, द रियल स्लिम शेडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में हम बात करेंगे निकी मिनाज पर। बाकी सब सेलिब्रिटीज की तरह निकी मिनाज की एक नहीं बल्कि बहुत सारी अल्टर ईगोज हैं। इनमें से एक का नाम बहुत ज्यादा मशहूर है जिसे ये रोमन के नाम से पुकारती है, जो एक लड़के की रूह है। एक इंटरव्यू में इंटरव्यू करने वाला इससे पूछता है कि आप अपने हर चीज का जो बुरे काम है उसका इल्जाम आप रोमन के ऊपर लगा देती हो, क्या इसका मकसद ये तो नहीं कि गंदे काम या बुरे काम आप खुद करो और आखिर में नाम आप रोमन के ऊपर लगा दो? तो निकी मिनाज उसे जवाब देती है कि मैं चाहती हूं कि रोमन के ऊपर इल्जाम लगे। फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूं कि रोमन मुझे छोड़कर चला जाए, मगर वो नहीं जाता। वो यहाँ एक मकसद से है। Crazy boy who lives in me and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people. He's violent. That must be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. अजीजों, ये लोग बदरूहों में जकड़े हुए हैं और वो इनके जिस्मों को इस्तेमाल करके अपने आका इब्लीस की बादशाहत के लिए काम करती हैं। जैसा निकी ने कहा कि वो चाहती है कि रोमन चला जाए, इसी तरह ये बाकी आर्टिस्ट भी इनसे तंग आकर उन लोगों के पास जाते हैं जो बदरूहें निकालते हैं और कई बार इनसे बदरूहें दूर भी हो जाती हैं। लेकिन खुदा के कलाम में जैसा लिखा है कि जब किसी इंसान में से बदरूह निकलती है तो वो वीरानों में भटकती फिरती है और ढूंढती फिरती है कि कहीं उसको आराम मिले, लेकिन जब उसको आराम नहीं मिलता तो वापस उसी के अंदर आती है और अगर उस घर को वो खाली पाती है, यानी कि उस जिस्म को अगर वो खाली पाती है तो उस शख्स के अंदर खुद तो आती ही है लेकिन अपने साथ साथ और बदरूहों को भी ले आती है और उस शख्स का हाल पहले से और बुरा हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में निकी मिनाज की एग्जाम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारी अल्टर ईगोज हैं।
अब इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आएगा कि शायद इस तरह से बदरू गिरफ्तार होने से लोग फेमस हो जाते हैं या लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है या लोग जो है अमीर हो जाते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। अब क्योंकि ये लोग अपनी रूह शैतान को बेच देते हैं, इसलिए ये बदरूहें इनके अंदर आकर आर्टिस्टिक काम करती हैं और इनके साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे गाने बनाना, कंटेंट बनाना, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि ये शख्स ऑलरेडी बिक चुका है, इसलिए ये हमें तंग नहीं करेगा, इसलिए वो भी उसको इतना खास तंग नहीं करती हैं। उसके अंदर आती हैं, उसको कंटेंट बना के देती हैं और उसको मशहूर करवाती हैं और उसका काम करती हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जो है वो शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। लेकिन आखिर में क्या होता है, इनमें से कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं, इनमें से कुछ लोगों की मौत एक्सीडेंट में हो जाती है और कई अपने प्यारों की बलियां चढ़ाते रहते हैं ताकि सिर्फ अपनी जान को बचा सकें। और आखिर में क्या होता है, मरने के बाद मिलती है इनको दोज़ख। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि इन लोगों को अपनी रूह बेचने का क्या फायदा हुआ? शोहरत मिली, पैसा मिला, दुनिया के रंग रोगन, उसके अलावा प्रॉपर्टी मिली, इस दुनिया में इज्जत मिली। इनमें से कोई एक भी चीज ये अपने साथ आसमान पर लेकर नहीं जा सकते, तो इनको क्या फायदा हुआ? खुदा के कलाम में लिखा है और यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सारी दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा? This water tiger. It's not just a normal tiger year, it's the water tiger year. And we got La Palma volcano going off. And tsunami warnings. If this island falls into the ocean, it will cause a tsunami, which has been predictive programming in video games, in movies, Hollywood, and even on the dollar bill. There's theories that this is a water flood, like a tsunami, on these monies. राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूँ शुरुआत। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? I don't understand why are people wasting so much? At the same time अपन हे बोलते हैं कि farmers they are dying because of less food, this thing, money. हे सगळं तुम्ही त्यांना द्या ना. मला काय कळतच नाही की I go to temples and things like that. There's so much of waste. तर नारळ फोडून 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 काय 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 होणार आहे त्याच्यानं? तो which God has said कि मेरे ऊपर नारियल फोड़ो? So this is all we need to develop is that mindset कि stop doing all these things and let's think in a practical way. I think the best way to get God's attention is to do good, and that is nothing else, and not even to go to temples and be good. तुम्ही घरी बसून बसून पण आई वडिलांच्या पायाच्या जवळ बसला तरी सुद्धा तो टेम्पल तिकडेच आहे. हे काहीच मला ते कॉन्सेप्टच नाही कळत. इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं. कोरोना थूकने से फैलता है. थूकी चंद मत बनिए. अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए. जय हिंद. अगर खुद को देशभक्त समझते हो तो विमल क्यों बेची तुमने? विमल बेचने का मतलब समझते हो? करोड़ों लोगों को कैंसर की बीमारियों में डालना. मुझे कई ऑफर्स आते हैं. मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो. आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, स्वस्थ भारत. तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा. बाबा रे बाबा रे बाबा,
देवा देवा देवा, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। रुको जरा, सबर करो। देखे कौन नया खिलाड़ी आया है। जुम करो। क्या मायला मार साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी। ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे